अभिवादन स्वीकार करिए विनोद जिल्ला का। पुस्तक चर्चा में आज पुस्तक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पुस्तक है दायरों से बाहर, जिसकी लेखिका हैं ऋतु रुथ। पुस्तक प्रकाशित है विपिन पब्लिकेशन से। जिसका मूल्य है 250 रुपये। और इस पुस्तक में 115 पृष्ठों में 100 लघु कविताएं समाहित हैं। जो ये पुस्तक मेरे हाथ लगी है, दायरों के बाहर लघु कविता संग्रह है। यह संग्रह लेखिका ऋतु रुत ने अपनी जीवनदायिनी माता श्रीमती संतोष को समर्पित की है। लेखकीय में ऋतु रुत ने लिखा है कि वह अपने आसपास, देश दुनिया के बाहर भीतर हृदय में जो कटु या मधुर अनुभव महसूस करती है, उन्हीं अनुभवों को, हृदय तल के संवेगों को कविता का रूप दे देती है। पुस्तक की समीक्षा, पुस्तक की भूमिका लिखी है डॉक्टर रूपदेव गुण जी ने। रूपदेव गुण जी का इस पुस्तक के बारे में कहना है, ऋतु रुत की लघु कविताएं पढ़कर और उनकी सत्रियता को देखकर लगता ही नहीं कि यह उनका प्रथम लघु कविता संग्रह है। वास्तव में इस संग्रह की रचनाएं परिपक्व रचनाएं हैं, मैच्योर रचनाएं हैं। जब मैंने समीक्षा के लिए इस पुस्तक को उठाया, मैं अत्यधिक विचलित हो गया कि किस कविता को आपके साथ साझी करूं और किस कविता को छोड़ूं। एक से एक बढ़कर लाजवाब लघु कविताएं हैं इस संग्रह की। उनमें से कुछ लघु कविताओं को आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। पुस्तक का नाम है दायरों से बाहर। इसकी पहली लघु कविता का शीर्षक भी है दायरों से बाहर। तुम्हें प्यार करना होगा दायरों से बाहर। तुम्हें धरती को प्यार करना होगा तुम्हें फूलों से प्यार करना होगा, तुम्हें प्यार लहलहाते पेड़ों से, ठंडी छाँव से, झरनों से, पहाड़ों से, गीत गाती नदियों से, पंछियों के कलरव से। तभी बचा सकोगे धरती को जब प्यार करोगे दायरों से बाहर, जब प्यार करोगे दायरों से बाहर। यहाँ तो सभी ने अपने अपने दायरे कायम कर लिए हैं। किसी ने कोई जाति का दायरा कायम कर लिया, किसी ने कोई धर्म का दायरा, किसी ने कोई और दायरा, किसी ने कोई और दायरा। लेखिका का आह्वान है इस कविता के माध्यम से कि दायरों से बाहर प्रेम प्यार करिए, पेड़ों से प्यार करिए, फूलों से, पत्तों से, प्रकृति से, प्रकृति के सभी अवयवों से प्यार करने का आह्वान किया है लेखिका ने। एक रचना है इनकी जिसका शीर्षक है रंगमंच। औरतें पर्दा करती हैं, औरतें पर्दा करती हैं, पर्दे के पीछे
कितना कुछ छुपाती हैं। अपना चेहरा, अपनी पहचान, अपनी अभिव्यक्ति, अपना मूक प्रेम, अपनी टीस, अपना अपमान, जागती आंखों से देखे सपने। और एक दिन जब उठाती हैं ये पर्दा, तो करती हैं अपनी आवाज़ बुलंद और बनाती हैं अपना रंगमंच, और बनाती हैं अपना रंगमंच। और भी अन्य कई कविताएं हैं जिनमें पर्दा प्रथा, घूंघट और बुर्के का ऋतु रुत ने कड़ा विरोध किया है। और वास्तव में पर्दा प्रथा मानव के माथे पर, मानवता के माथे पर एक कलंक के समान है कि एक पुरुष को, एक इंसान को दूसरे इंसान से पर्दा करना पड़े। बहुत लाजवाब रचना है कि पर्दे में महिला घूंघट में या बुर्के में, हिजाब में महिला क्या क्या सहन करती है, क्या क्या नहीं करती। अगली रचना है इनकी जो आपके साथ साझी करना चाहूँगा, पीड़ा। क्या आपको लगता है दुनिया पीड़ा से भर गई? एक औरत, एक मजदूर, एक वंचित चीख चीख कर अपनी कहानी बयां कर रहे हैं, और इनकी चीखों का क्रंदन ताउम्र तक मेरे दिल को पीड़ा से भरता रहेगा। लेखिका एक औरत का दुख देखकर, एक मजदूर का दुख देखकर, एक वंचित का दुख देखकर, किसी भी अभावग्रस्त का दुख देखकर पीड़ा से भर जाती है। अगली रचना है इनकी जो आपके साथ साझी करना चाहूँगा, प्रेम। प्रेम बांधता नहीं, आज़ाद करता है। प्रेम बांधता नहीं, आज़ाद करता है कि तुम सपने देख सकते हो, नीले गगन में चिड़ैया के जैसे उड़ सकती हो, पहन सकती हो अपने पसंदीदा कपड़े, खिलखिला सकती हो शर्तों से परे, खिलखिला सकती हो शर्तों से परे। बहुत गहरी बातें कही गई हैं इन पंक्तियों में कि प्रेम किसी को बांधता नहीं, लेकिन यहाँ तो प्रेम के नाम पर बांधे जाते हैं, मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, तरह तरह के अपराध किए जाते हैं प्रेम के नाम पर। बहुत सुंदर रचना है। अगली रचना इनकी जो आपके साथ साझी करना चाहूँगा, हाशिए पर औरत। वो संघर्ष करती है बराबरी के लिए, दहलीज लांघने के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, घूंघट उठाने के लिए, हिजाब उतारने के लिए, सुरक्षित होने के लिए, जब से उसने जाना है कि वो हाशिए पर है। यहाँ नारी का समानता के अधिकार के लिए, बराबरी के हक के लिए संघर्ष को दर्शाया गया है। महिला संघर्ष करती है बराबरी के लिए, दहलीज लांघने के लिए, आत्मसम्मान के लिए, घूंघट उठाने के लिए, हिजाब उतारने के लिए। और संघर्ष कब करने लगी? जब उसे एहसास हुआ कि वो हाशिए पर है, जब उसे एहसास हुआ कि वो हाशिए पर। अगली रचना इनकी जो आपके साथ साझी करना चाहूँगा, ए सत्री। ए स्त्री, तुम भी साहित्य गढ़ देना, पर वो साहित्य गढ़ना जिसमें शामिल हो तुम्हारी पसंद नापसंद, जिसमें शामिल हो तुम्हारी हकीकत, जिसमें शामिल हो तुम्हारा फूलों को निहारना, जिसमें शामिल हो तुम्हारी होने की दास्तां, जिसमें शामिल हो तुम्हारे सपनों का संसार, जिसमें शामिल हो तुम्हारा खाली वक्त, और जिसमें शामिल हो उस खाली वक्त में तुम्हारा अपने लिए जीना, तुम्हारा अपने लिए जीना। ये सही कहा है कि ऐसी स्त्री अपना साहित्य स्वयं गढ़ना। जितना अपने दुख तकलीफ का स्त्री को पता होता है, जितना गहरे तक उसने महसूस किया होता है, दूसरा उस प्रकार की अभिव्यक्ति
नहीं कर सकता। बहुत सुंदर रचना है। अगली रचना जो आपके साथ साझी करना चाहूँगा, मनुस्मृति। एक दिन फिर आएगी मनुस्मृति, एक दिन फिर आएगी मनुस्मृति, तुम्हारे मानस में बसने को। इस बार तुम चौकन्नी रहना और उसको कतई इजाजत मत देना कि वो तुम्हारे मानस पर हावी होकर अपनी अमिट छाप तुम्हारे माथे पर गढ़ दे। वो अपनी अमिट छाप तुम्हारे माथे पर गढ़ दे। महिलाओं को चौकन्ना कर रही है मनुस्मृति शीर्षक वाली कविता के तहत लेखिका, और कहती कि फिर से तुम्हारे हक अधिकारों पर डाका डाला जाएगा और तुमने चौकन्ना रहना है। गैर बराबरी को स्वीकार नहीं करना और अपने हक अधिकारों पर पहरा देना है। इस कविता के माध्यम से लेखिका ने महिलाओं को या अन्य वंचित वर्ग को, समाज में अंतिम पायदान पर धकेले गए लोगों को यही संदेश दिया है। अगली रचना इनकी जो आपके साथ साझी करना चाहूँगा, वो प्यारी लड़की। वो प्यारी लड़की, वो भोली लड़की, खुद के वजन से थोड़ा कम, अपनी छोटी बहन को गोदी में उठाए, अपने हाथों से निवाला उसके मुंह में डालते हुए, गरीबी का दंश झेलती हुई वो प्यारी लड़की उसकी बहन नहीं, हूबहू उसकी माँ लगती है, हूबहू उसकी माँ लगती है। समाज के अंतिम पायदान पर गुजर बसर करने वाले परिवारों के बच्चे वास्तव में समय से पहले बड़े हो जाते हैं। वास्तव में जिम्मेदारी की चादर बहुत पहले ओढ़ लेते हैं। बचपन से सीधा बुढ़ापे में कदम रख लेते हैं। वंचित वर्ग की, अभावग्रस्त बच्चों की पीड़ा को लेखिका ने इस कविता के माध्यम से गहरे तक आत्मसात किया है और उसी पीड़ा का वर्णन इस कविता में किया है। अगली रचना इनकी खिताब। खुदती कबर। सबने बहुत कुछ लिखा, उसका यौवन लिखा, उसकी लचक लिखी, उसकी हसरत लिखी, उसकी उमंगें लिखी, उसकी अदा लिखी, पर अफसोस सब सुंदर लिखने में मशगूल रहे। पर अफसोस सब सुंदर लिखने में मशगूल रहे। उसके अंदर खुदती कबर किसी ने नहीं लिखी, उसके अंदर खुदती कबर किसी ने नहीं लिखी। यह सच है कि लेखकों ने, कवियों ने महिला को खूब लिखा, महिला को श्रृंगार रस की, उपभोग की विषय वस्तु तो लिखा, लेकिन उसको एक इंसान के रूप में नहीं लिखा। यही इस कविता में लेखिका ने लिखना चाहा है कि सब सुंदर लिखने में तो मशगूल रहे, सब श्रृंगार रस में महिला को लिखने में तो मशगूल रहे, लेकिन उसकी बराबरी के लिए, उसके हक अधिकारों के लिए, उसकी पीड़ा के को महसूस करने के लिए किसी की कलम नहीं चली। बहुत सुंदर रचना है इनकी। अगली रचना है तुम आना। तुम आना कभी मुझसे मिलने, तुम आना कभी मुझसे मिलने, पर हाँ अपना पुरुस्तव बाहर छोड़ाना। तुम आना कभी मुझसे मिलने, पर हाँ अपना पुरुस्तव बाहर छोड़ाना। हम नहीं मिलेंगे औरत और मर्द की तरह, हम नहीं मिलेंगे औरत और मर्द की तरह, हम मिलेंगे दो इंसानों की तरह। फिर बातें होंगी इंसानों जैसी, जिसमें शामिल होंगे मैं और तुम,
जिसमें शामिल होंगे मैं और तुम, न कि आदमी और औरत, न कि आदमी और औरत। बहुत गंभीर रचना है इस संग्रह की। मुझे सर्वाधिक प्रिय रचना है ये इस संग्रह की कि तुम आना कभी मुझसे मिलने, पर हाँ अपना पुरुष तो बाहर ही छोड़ कर आना। बराबरी के भाव लेके आना मिलने के लिए, न पुरुष बनकर आना और न किसी को औरत समझ कर आना। लाजवाब रचना है। महिला और पुरुष के बीच की खाई को मेटने वाली, भेदभाव को मेटने वाली, गैर बराबरी को दरकिनार करने वाली रचना है तुम आना। बहुत सुंदर रचना है। मणिपुर का कृंदन। पुत्र जन्म पर गा रही हैं वो सभी बड़ी सी टोली बनाकर छठी के गीत। पुत्र जन्म पर गा रही हैं वो सभी बड़ी सी टोली बनाकर छठी के गीत। नाच रही हैं झूम झूम कर, नाच रही हैं झूम झूम कर, ले रही हैं पुत्र की बलाई। और उनके गीतों में जिक्र है सबके घर हों प्यारे प्यारे नंदन। बेखबर हैं उनके गीत मणिपुर के करिंदन से, मणिपुर के करिंदन से। इस रचना के माध्यम से लेखिका ने कहना चाहा है कि पितर सत्तात्मक व्यवस्था का पोषण में जितना हाथ पुरुषों का है उतना ही हाथ महिलाओं का भी है। अगली रचना है इनकी जो आपके साथ साझी करना चाहूँगा मैं, चुप्पी की नींव। बसे हुए हैं बहुत से घर चुप्पी की नींव पर, बसे हुए हैं बहुत से घर चुप्पी की नींव पर। बोलें तो दीवारें हिलने लगती हैं, बोलें तो दीवारें हिलने लगती हैं, न बोलें तो जेहन में हलचल मचती है। पकड़ रखा है दामन, पकड़ रखा है दामन जिम्मेदारियों के बोझ ने, पकड़ रखा है दामन जिम्मेदारियों के बोझ ने। सिलवटें आंचल में खूब पड़ती हैं, सिलवटें आंचल में खूब पड़ती हैं। बसे हुए हैं बहुत से घर चुप्पी की नींव पर, बसे हुए हैं बहुत से घर चुप्पी की नींव पर, बसे हुए हैं बहुत से घर चुप्पी की नींव पर। चुप्पी की नींव वास्तव में प्रत्येक महिला के अंदर चुप्पी की नींव है। अगर वो चुप्पी की नींव बोलने लगे तो अधिकतर भद्र पुरुषों के चेहरे उतर जाएंगे। अधिकतर परिवारों के जो आदर्श पुरुष हैं उनके चेहरे उतर जाएंगे। लाजवाब रचना है, बहुत गंभीर रचना है। अगली रचना जो आपके साथ साझी करूंगा, गैर बराबरी। नौकरी और घर उनके ठीक बीचों बीच मैं, नौकरी और घर उनके ठीक बीचों बीच मैं। एक हाथ फाइल पर, दूजा बच्चे के लंच बॉक्स पर। कभी कभार ही नाश्ता करती, खुद पर झुंझलाती, गैर बराबरी को कोसती। अस्त व्यस्त सी मैं हर रोज ऑफिस पहुंचती हूँ, अस्त व्यस्त सी मैं हर रोज ऑफिस पहुंचती हूँ। जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं उनके बारे में गृह दक्ष महिलाएं सोचती हैं इनकी मौज है, ये एडवांस हैं, इनको बाहर घूमने को मिलता है, ये बहुत आगे हैं, ये मौज करती हैं। लेकिन ये रचना इस बात की गवाही देती हैं कि नौकरी पेशा महिलाएं घर को भी संभालती हैं और ऑफिस को भी संभालती हैं, और दोनों जगह ऊर्जा लगाने में वो अस्त व्यस्त सी हो जाती है। उनको घर का दायित्व, नौकरी के साथ साथ घर का दायित्व भी निभाना पड़ता है। अगली रचना जो आपके साथ साझी करूंगा, मेरा कमरा। मेरे घर में हैं 5 कमरे, परंतु मेरा कमरा कहीं नहीं है। मैं अक्सर बैठक में रहती हूँ, बैठक अक्सर मर्दों की होती है,
मैं ठहरी एक स्त्री। आने जाने वाले एक पर्सन छोड़ते मुझ पर, नहीं छोड़ते बैठक पर, जो करती रही है उपेक्षा मेरे बराबर होने की सदा, जो करती रही है उपेक्षा मेरे बराबर होने की सदा। महिलाओं को आज तक चौपालों से, बैठकों से, पंचायतों से, जहाँ जरूरी फैसले हों, उन सभाओं से हमेशा दूर रखा गया है। इसी रवायत पर प्रहार करती यह रचना मेरा कमरा। बहुत लाजवाब रचना। अगली कविता है इनकी, घूंघट आड़े आ जाता है। वो दूर आसमान में देखना चाहती है, वो दूर आसमान में देखना चाहती है, घूंघट आड़े आ जाता है। वो क्षितिज तक सोचना चाहती है, घूंघट आड़े आ जाता है। वो बहुत कुछ बोलना चाहती है, ये घूंघट भी ना आड़े आ ही जाता है, घूंघट आड़े आ जाता है। लाजवाब रचना है। घूंघट के माध्यम से जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने महिला के दायरे को सीमित करने का प्रयास किया है, उस सीमित करने के प्रयास को इस कविता के माध्यम से लेखिका ने अभिव्यक्त किया है। अगली रचना है पेंट। उस छोटी सी लड़की ने जब मुझे पेंट पहने देखा, उस छोटी सी लड़की ने जब मुझे पेंट पहने देखा, बोली आज तुमने पेंट डाल रखी है। मैंने कहा हाँ। फिर मैं बोली आपने भी तो पेंट डाल रखी है, इतना अचरज क्यों, पर तुम तो बड़ी हो। क्या बड़ी होकर हम भी। उसकी चुप्पी में बहुत कुछ था, उसकी चुप्पी में बहुत कुछ था। उसकी चुप्पी पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था, उसकी चुप्पी पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अवरोध थे। रचना बहुत कुछ कहती है। अगली रचना है इनकी निशब्द। कुछ मछलियों ने अपनी सुरक्षा के लिए मगर राजा को चुना, कुछ मछलियों ने अपनी सुरक्षा के लिए मगरमच्छ राजा को चुना। उसको ले आई अपने तालाब में, कुछ दिन बाद अचानक गायब होने लगी मछलियां, कुछ दिन बाद अचानक गायब होने लगी मछलियां। रोज आंसू बहाती मछलियां, रोज आंसू बहाती मछलियां। मगर भी रोता उनके साथ, मगर भी रोता उनके साथ। कहाँ गई मछलियां, कहाँ गई मछलियां। रोज कहती मछलियां मगर को, रोज कहती मछलियां मगर को। मगर राजा, मगर इस बारे में निशब्द है, मगर राजा इस बारे में निशब्द है। इस रचना के माध्यम से लेखिका ने आज की सतरहीन राजनीति, सतरहीन राजनीतिक लोगों पर गंभीर टिप्पणी की है। सुंदर रचना है। अगली रचना इनकी आज़ादी ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा कल आज़ादी का दिन है, मैंने कहा कल आज़ादी का दिन है। उसने कहा मतलब। मैंने कहा तुम नहीं जानती। उसने कहा नहीं। मैंने कहा इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। उसने कहा काहे की आज़ादी। मैंने कहा क्यों। उसने कहा मैं तो अभी भी जीवन जीने की आज़ादी ढूंढ रही हूँ। उसने कहा मैं तो अभी भी जीवन जीने की आज़ादी ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा ओह, लाजवाब रचना है, सोचने को मजबूर करने वाली रचना है। वास्तव में आज़ादी मिली, मुट्ठी भर लोगों को मिली,
इतने लोग तो शायद अंग्रेजों के रहते भी आज़ाद थे। इतने लोग शायद अंग्रेजों से पहले मुगलों के राज में भी आज़ाद थे, जितने लोगों को आज़ादी मिली। आज़ादी की रोशनी समाज के अंतिम पायदान तक नहीं पहुंची, यही कहानी कहती है। यह है लघु कविता। अगली रचना है इनकी औरत का गणित। हर घर में रहती है एक मजदूर औरत, हर घर में रहती है एक मजदूर औरत, जो उठती है दिमाग में भरे अलार्म से, जो उठती है दिमाग में भरे अलार्म से, करती है सारा दिन काम, नहीं लगाती जमा घटा गुणा भाग का समीकरण, नहीं लगाती जमा घटा गुणा भाग का समीकरण। जिस दिन ये समीकरण हल हुआ उस दिन जुड़ेगा एक और चैप्टर, और बात होगी औरत के गणित पर, बात होगी औरत के गणित पर। वास्तव में आज तक महिलाओं के योगदान की उपेक्षा की गई, उनके योगदान का हिसाब किताब नहीं हुआ। वही हिसाब किताब इस रचना में किया गया है, औरत का गणित। अगली रचना इनकी देवदासी। माँ, बेटी तू मंदिर क्यों नहीं जाती? क्यों तू भगवान के आगे सिर नहीं झुकाती? माँ बोलती है, बेटी तू मंदिर क्यों नहीं जाती? क्यों तू भगवान के आगे सिर नहीं झुकाती? 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, तेरा मंदिर जाना ही छूट गया। 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, तेरा मंदिर जाना ही छूट गया। तू बार बार कहती है नहीं जाना मंदिर, क्यों? बेटी, माँ, मंदिरों ने औरत को देवदासी बनाया है। माँ, मंदिरों ने औरत को देवदासी बनाया है। माँ, ये देवदासी क्या होता है? ये देवदासी क्या होता है? इस रचना के माध्यम से लेखिका ने महिला के अज्ञान को या महिला के अल्प ज्ञान को सभी शोषणों का, सभी समस्याओं का कारण बताया है। और महिला का अज्ञान या अल्प ज्ञान इसलिए है कि उस ज्ञान प्राप्ति के अवसर उपलब्ध नहीं हुए। इन्हीं समस्याओं का चित्रण, इन्हीं धार्मिक आधार पर हुए शोषणों का जिक्र इस लघु कविता में लेखिका ने किया है। अगली रचना जो आपके साथ साझी करूंगा, निशान। उसने दिखाए वो निशान, उसने दिखाए वो निशान जो उसके शरीर पर लगे थे। उसने दिखाए वो निशान जो उसके शरीर पर लगे थे। ये उस चोट के निशान थे जो व्यवस्था ने उसको दिए थे। कुछ दिनों बाद निशान रंग बदल लेंगे, कुछ दिनों बाद हल्के और कुछ दिनों बाद मिट जाएंगे। पर कुछ निशान जो देह के भीतर लगे थे, क्या वो मिट पाएंगे? ताउम्र क्या वो मिट पाएंगे? नहीं मिट पाएंगे। शरीर के ऊपर के घाव कुछ समय बाद मिट भी सकते हैं, लेकिन भीतर के घाव कभी नहीं मिटते। पितरसत्ताद ने जो नारी के भीतर जो घाव दिए हैं, उन घावों का चर्चा, उन निशानों का चर्चा इस लघु कविता में लेखिका ने किया है। अगली रचना है इनकी गालियाँ। तुमने उसे बेशरम कहा, तुमने उसे बेशरम कहा, तुमने उसे रंडी कहा। तुमने उसे बेशरम कहा, तुमने उसे रंडी कहा, तुमने उसे कामचोर कहा। तुमने उसे गंदगी कहा, तुमने उसे चरित्रहीन कहा, तुमने उसे बिगड़ैल कहा, तुमने उसे ढेरों गालियाँ दी। और जो तुम्हारे शब्दकोश में थी
वो रोज सुनती रही तुम्हारा घर घर बना रहे, तुम्हारा घर घर बना रहे। इसलिए महिला को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और वो झेलती इसलिए है कि हमारा पुरुषों का घर घर बना रहे। बहुत महत्वपूर्ण रचना, बहुत गंभीर भाव दिए लघु कविता, जिसका शीर्षक है गालियाँ। महिला गालियाँ खाती है और उसके बाद भी उफ नहीं करती, ताकि पुरुष का घर घर बना रहे। तुमने कहा ऐसे बोलो, अंतिम प्रस्तुति है इस बैठक की। तुमने कहा ऐसे जियो, हमने कहा हाँ। तुमने कहा ये पढ़ो, हमने कहा हाँ। तुमने कहा ऐसे बोलो, हमने कहा हाँ। तुमने कहा मत मांगो अधिकार, हमने कहा क्यों। तुमने कहा क्यों, क्यों पूछा। तुमने कहा क्यों, क्यों पूछा। आमतौर पर सवाल करने को बहुत गंभीर माना जाता है, सवाल करने को उद्दंडता माना जाता है। आमतौर पर हरियाणा में कहा जाता है क्यों, तो उसके जवाब में सही जवाब न देके कहा जाता है क्यों की तो लड़ाई है। आमतौर पर यही कहा जाता है कि क्यों की तो लड़ाई है, यानी कि सवालों का जवाब न देकर भी सवाल को अनसुलझा छोड़ना। नारी विमर्श पे या दलित विमर्श पे या अन्य विमर्श पे जो सवाल अनसुलझे छोड़े गए हैं, वो सवाल जब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक वो मुँह बाए रहेंगे। बहुत सुंदर रचना है। अन्य भी रचनाएं इसकी संग्रह की बहुत लाजवाब हैं। मेरा तो आपसे यही कहना है कि यह पुस्तक एक बार अवश्य पढ़ें। शर्तिया यह पुस्तक आपको लाजवाब लगेगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होऊंगा किसी अन्य पुस्तक के साथ। धन्यवाद।